नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। आज भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नेता या यूं कहें जाने पहचाने नेता जो बीजेपी में रहे, लेकिन भारतीय राजनीति में सभी पार्टियों से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। पार्टी ने जब उन्हें संगठन का काम किया दिया तो उन्होंने बखूबी निभाया। इसके अलावा सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। नकवी साहब, स्वागत है। धन्यवाद जरूर जी। नकवी जी, जिस तरीके से परिचय आपका दिया, वाकई आप भारतीय राजनीति में सभी पार्टियों से आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, सभी तरह के संबंध रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि अब भी अगर हम बातचीत का दौर शुरू करें तो आज के वक्त में जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, कैसे देखते हैं इस युद्ध को? और सबसे पहला सवाल कि रमज़ान के महीने में जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका हमला करता है और ईरान के सबसे स्पिरिचुअल लीडर को मारता है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि ये न तो मानवता के हित में है, न किसी मुल्क के हित में है। और जिस तरह से जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, बेगुनाह और मासूम बच्चियों की खून पर अगर कोई मुगाम्बो खुश होता हो, तो ये अपने आप में इंसानियत को जो है वो झकझोरने वाली बात है। और युद्ध जो है वो किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि अपने आप में समस्या है। युद्ध में वही लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ ना कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू ज़िल्ले इलाही होंगे। तो जंग में तो आम आदमी जो है वो मारा जाता है, इंसानियत जो है लहूलुहान होती है। लेकिन जो है वो इंसानियत के जो दुश्मन है, इंसानियत को जो दुश्मन मुगाम्बो है, वो खुश होता है कि साहब बेगुनाहों की लाशों को देख के खुश हो सकता है, उनके खून को देख के खुश हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व को की आँख खोलने की ज़रूरत है और इस संकट के सागर से अमन का अमृत निकलना सभी दुनिया के सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल नकवी साहब ये था कि ये धार्मिक नेता के तौर पर जाने जाते थे, अली हुसैनी खामनेई, उनको जिस तरीके से मारा गया, अमेरिका और इजराइल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके फिर रमज़ान के महीने में, क्या ये दादागिरी आपको नहीं दिख रहा है? ये दादागिरी है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एक चीज़ आप समझना होगा कि किसी भी देश की संप्रभुता जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। कोई भी दुनिया की ताकत जो है किसी देश की संप्रभुता को जो है वो हाईजैक कर ले, हाईजैक करने की कोशिश करे, तो इसको जो है वो उन देशों को ज़रूर समझना और सोचना होगा कि ये जो है किसी भी देश के हित में नहीं है। और इसीलिए जो है वो एक महान आध्यात्मिक शख्सियत, वो एक सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि एक महान आध्यात्मिक शख्सियत थे। और जिस तरह से उनकी शहादत हुई, निश्चित तौर से मैं अपनी भावनाओं को अब शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी इंसानियत को और इंसानी वसूलों को का सम्मान करने वाला व्यक्ति या मुल्क ऐसी घटनाओं को किसी भी तरह से जो है वो समर्थन नहीं कर सकता और हमेशा इसकी मजम्मत भी करेगा, विरोध भी करेगा। नहीं, ये दादागिरी है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, खुल के अगर आप बोलेंगे, क्योंकि देखिए आप चीज़ों को आप संकेत में तो बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी की बात यहाँ नहीं है नकवी साहब। देखिए, यहाँ डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा हूँ। कई देश, कई राजनेता साफ विरोध कर रहे हैं। किसी को इस तरीके से विरोध करना, और जो बाद में हमने तस्वीरों में देखा किस तरह से एक बच्ची उनके साथ थी, बाद में हालांकि उनका वीडियो आया, ये जायज़ लगता है? ऐसे युद्ध में आप सिर्फ अपने अहंकार की वजह से या अपने एजेंडा चलाने की वजह से? देखिए, कुछ लोगों की जो विस्तारवादी जो सनक है, वो विस्तारवादी सनक जो है वो उनका खुद का जो है वो बेड़ा जो है वो गर्क कर रही है। आप अभी देख रहे हैं दुनिया जो है वो, दुनिया में वो जो विस्तारवादी सनकी लोग थे वो कितना आइसोलेट होते जा रहे हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ। युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। और जो खून बह रहे हैं, जो कत्लेआम हो रहा है, जिस तरह से दुनिया उससे पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, वो
कभी भी उसको जो है वो कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता। लेकिन क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए जो है वो आप अहंकार में चकनाचूर हो करके और हम इस देश में सरकार को हम बदल देंगे, इस देश में हम उसके सुप्रीम नेता को मार देंगे, उस देश में हम जा करके उस देश के किसी देश के प्रमुख को जो है उठा ले जाएंगे अपने यहाँ बांध करके हथकड़ी में। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है वो डेमोक्रेटिक पूरे की पूरी सोच को प्रदर्शित नहीं करता। ये लोकतांत्रिक सोच का जो है वो प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अराजकता और उद्दंडता और तानाशाही का प्रतीक है। लगता है आपको अमेरिका और इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मैं मानता हूँ सब, मेरा तो अपनी मुझसे कहेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि जो है वो इस संकट के सागर से जल्द अमन का अमृत निकले, ये पूरी मानवता के लिए हित में है। लेकिन अब जिसने जो करा है वो उसको भरना पड़ेगा उसको, और मैं इसलिए उस पर ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। कुछ देश ऐसे हो गए हैं, कुछ ऐसे अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा मुगाम्बो मानने लगे हैं कि हम जिसको चाहेंगे जैसे चाहेंगे उसको कान पकड़ के उठवाएंगे बैठवाएंगे। वो थोड़ा सा गच्चा दिखाती उनकी इस तरह की जो सनक है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन नकवी साहब, आपको बरसों से जानता हूँ और आप बहुत साफगोई से चीज़ों को रखते हैं। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे साजिश जो है वो एक धर्म को ख़त्म करने की, एक धार्मिक द्वंद्वता है, एक सुपीरियरिटी है कि हम ही राज करेंगे पूरी दुनिया में और इस धर्म के, इस समुदाय के लोगों को ख़त्म किया जाए, इस ओर चीज़ें जा रही हैं? अच्छा, जो ये मुकाम्बो है ये किसी धर्म का जो है वो पोप है क्या? किसी धर्म का धर्म गुरु है क्या? ये जो है वो जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखता है उस धर्म का भी नहीं है ये। और आपने अभी देखा, मैंने आज ही देखा कि उस धर्म के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं उन्होंने कहा है कि शांति होनी चाहिए और शांति के रास्ते पर जाना चाहिए, ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। और ख़ुद जो है उस देश के लोगों का ये मानना है, ज़्यादातर लोगों का, कि ये जो है जो कुछ हो रहा है ये एक व्यक्ति के जो है वो गलत आकलन के कारण हो रहा है। एक बात बताइए कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है जिसकी वजह से हम उस पर अटैक कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि वो आखिर अमेरिका और इजराइल क्यों उस पर हमला कर रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जो युद्ध है वो बेसिकली हनक है अमेरिका का कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, या कुछ और देखते हैं? अच्छा, एक बात बताओ आप, क्या न्यूक्लियर बम बनाने का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट जो है वो इनको देने का किसने अधिकार दे दिया है कि ये देश बनाएगा, ये देश नहीं बनाएगा? ये देश परमाणु शक्ति होगा, ये देश परमाणु शक्ति नहीं होगा? मुझे तो गर्व होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया तो यही अमेरिका उस समय जो है वो शोर मचा रहा था, हंगामा कर रहा था, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अटल जी ने घुटने नहीं टेके, उन्होंने कहा कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हम अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना रहे हैं, तुम कितना भी आर्थिक प्रतिबंध लगाओ उसका हमें असर नहीं पड़ता। और उसी मजबूती से है राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के लोगों के सम्मान के सरोकार के प्रति समर्पित भाव से अटल जी खड़े रहे, और अमेरिका जैसे देशों को घुटने टेकने पड़े थे, आर्थिक प्रतिबंध ख़त्म करना पड़ा था। अब फिर दूसरी चीज़ है, अभी इराक़ में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढ रहे थे, ये पूरा डिस्ट्रक्शन कर डाला, इराक़ को ख़त्म कर डाला। सद्दाम हुसैन को जो है वो पकड़ के ले गए, वहाँ पर उसको फांसी दी, क्या किया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। तो ये जो बहाना है, ये बहाना बहुत पुराना है इनका, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से नहीं जाए, इनकी स्थिति ये हो गई है। लेकिन नकवी साहब, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसके बाद हमने देखा कि कई जो मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे उसके पड़ोसी कंट्री हैं, वो साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि ये अमेरिका और इजराइल के प्रभाव का नतीजा इसको देख रहे हैं? वे लोग डर रहे हैं कि अगर हम साथ देंगे ईरान से, या आपको कुछ और दिख रहा है इसमें? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ये कहीं सिया सुन्नी के विरोध की वजह से तो ऐसा नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये जो फ़िलिस्तीन है, गाज़ा पट्टी है, जिसके लिए जो है वो ईरान आवाज़ उठाता रहा, लड़ता रहा, वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे तो 1% भी शिया नहीं रहते।
गाज़ा पट्टी में तो 1% भी शिया नहीं रहते। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो लोग जो बहुत छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, जो इसको पूरी की पूरी जी इस मुहिम को जो है वो छोटा बना के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं है। ये लड़ाई ना हिंदू मुसलमान की है, न शिया सुन्नी की है, न किसी धर्म के बीच की है। ये शुद्ध रूप से इंसाफ और ईमान की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है। ईमान, इंसाफ और इंसानियत की इस लड़ाई को में सभी लोग हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो आप कह रहे हैं, जो अरब कंट्रीज़, कहाँ वो अरब कंट्रीज़ जो देश हमलावर हैं उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं क्या आपको? नहीं खड़े हुए हैं। जी। उसके अलावा वो देश भी जो देश की कभी उन देशों के साथ में खड़े हुआ करते थे, आज वो भी सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? लेकिन नकवी साहब, एक सवाल है, जब युद्ध चल रहा है तो हमने देखा कि ईरान बजाय कि इज़राइल पर अटैक करे, हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन जिस तरीके से अरबियन कंट्री जो उनके पड़ोसी कंट्री हैं उस पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, उसको क्या आप जायज़ देखिए, मानते मैं हैं? मानता हूँ ये तो उनके अपने है। हमला कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, युद्ध कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो ठीक नहीं है। लेकिन जो ईरान ने कहा, जो सुना मैंने, कि जो अमेरिकन बेसेस हैं, राइट। चाहे वो यूएई में हो या और जगहों पे हो, उस पे किया है उसने। लेकिन युद्ध तो युद्ध है, होना ही नहीं चाहिए भैया। इसराइल बर्बाद हो रहा है, ईरान बर्बाद हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, इंसानियत बर्बाद हो रही है। अभी अभी भारत के रिश्ते ईरान से बहुत बेहतर रहे हैं। आपने भी देखा होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कितने अच्छे संबंध थे, लगातार संबंध रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस स्थिति में हमने देखा कि एक बीच का रास्ता अख्तियार करके चलने की कोशिश की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के ईरान के साथ एक बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं और हैं। आपको याद होगा जिस वक्त जो है वो अभी बहुत ताज़ी बात है, कोरोना का कहर आया, जी। पूरी दुनिया जो है हिल गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय, उस कोरोना काल में, जो ईरान में बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन थे, जो तीर्थयात्री थे, वो जो फंसे हुए थे, उसमें हिंदुस्तान के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, कुछ पाकिस्तान के भी थे। उनको जाकर के विशेष जहाज़ से हिंदुस्तान बुलाया सुरक्षित, क्योंकि वहाँ पर तो होटल में भी रहने की जगह नहीं थी। एक कोरोना का काल तो एक अजीब सी स्थिति हो गई थी, दवाएं नहीं थीं। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो जोधपुर में आर्मी के कैंप में उनको क्वारंटाइन किया, 1 महीने तक उनकी इलाज और उनकी सारी सुविधाएं की। उसके बाद जो है, जो कश्मीर के थे कश्मीर भेजे गए, जो हमारे देश के अन्य जगहों के थे वहाँ भेजे गए, जो अन्य देशों के थे वो भेजे गए। उसके बाद जो है वो तमाम और भी चीज़ें हुई। तो मैं तो मुझे इस बात का सौभाग्य रहा है कि कांग्रेस के समय था, उस समय मैं इंडो ईरान जो पार्लियामेंट्री फोरम था उसका मैं चेयरमैन भी रहा, और उनके साथ बहुत अच्छे, बहुत नज़दीकी जो है वो हमेशा संवाद भी होता रहा, समन्वय भी होता रहा, बातचीत भी होती रही। ईरान के लोगों के बीच में एक बात बहुत पुख्ता तरीके से भरी हुई है कि भारत और भारत के लोग और जो भारत की सरकार है वो ईरान और ईरान के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसमें कहीं किसी को कोई कन्फ्यूज़न और कंट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से बोला, हमने देखा कि खामनेई जी भी भारतीय प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती रही है, एक बहुत ही मधुर संबंध रहा है। तो ऐसे मौके पर अगर एक डिप्लोमेटिक रास्ता अगर भारत अख्तियार कर रहा है, क्योंकि देखिए सवाल नकवी जी इसलिए होता है कि जब श्रद्धांजलि सभा थी तो बीजेपी की तरफ से आपको केवल वहाँ देखा गया, तो ये भी एक क्या आपको सरकार की तरफ से बोला गया था? नहीं BJP नहीं, जे- देखिए, सरकार श्रद्धांजलि सभा नहीं थी वो, उस दिन उनसे मिलने का था। और उनके जो एक्सेलेंसी एम्बेसडर थे उनके साथ मेरी बहुत लंबी बैठ करके बातचीत हुई। मैंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए ख्वानी साहब को, और साथ ही साथ जो है वो अपनी भावनाएं और भारत के लोगों की जो भावनाएं हैं उसके बारे में वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। और आपको ये मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जो है वहाँ के राष्ट्रपति से बात करी। हमारे उससे पहले ही जो है वो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने भी जो है वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सारी भी एक प्रक्रिया लगातार चलती रही। मैं मानता हूँ ये एकदम अचानक हुआ है। और आपको याद होगा, लोग बहुत चीज़ें उसको कन्फ्यूज़न करते हैं।
जब प्रधानमंत्री जी ने जब इसराइल की पार्लियामेंट में बोला था तो उसमें भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि हम युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, युद्ध समस्या का समाधान नहीं, अपने आप में समस्या है। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में 2 दिन पहले उन्हीं की पार्लियामेंट में, इसराइल की पार्लियामेंट में कहा था। आपको क्या लगता है कि ये जो युद्ध है ये किधर जा रहा है? क्या क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अमेरिका और इज़राइल आमादा है ईरान को ख़त्म करने के लिए, क्या वो कर भी पाएगा, या आपको लग रहा है कि जो पूरी दुनिया का जो ईरान का जो समर्थक है वो साथ खड़े हो जाएंगे? कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है? मुझे लगता है कि इस बार जो दुनिया का मुगाम्बो बनने के इस सनक में जो मुगाम्बो है वो गच्चा खाने वाला है, खुश नहीं होगा बल्कि रोना होगा, क्योंकि आप जो है वो बेगुनाह और मासूम बच्चों, बच्चियों और बुज़ुर्गों और महिलाओं की लाशों पर आप अगर खुश होंगे तो आपको रोना ही पड़ेगा बाद में। आपकी कभी मुलाकात हुई है खamenei जी से? नकवी साहब मंत्री भी रहे हैं आप। हाँ, मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उनसे मिला भी हूँ और मुझे आशीर्वाद भी है मिला है उनका। और वो एक बहुत आध्यात्मिक शख्सियत, मतलब कोई सामान्य शख्सियत नहीं, वो एक बहुत स्पिरिचुअल शख्सियत है। और ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। मतलब आप आर्यव्रत से लेकर के और अब तक अगर आप देखें तो वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उसको आप चाह करके भी जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब उनकी जो तस्वीर बताई जा रही है दुनिया में अमेरिका और इज़राइल की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लोग वहाँ रहते हैं, और खamenei जी बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, मानवता के लिए काम करें, ऐसा आप? एब्सोल्युटली राइट। नकवी साहब, अब बात करते हैं कि मुस्लिम और भारतीय राजनीति, जब से कहा जा रहा है कि ये जो रिश्ता है वो बहुत बदला है, जब से केंद्र में दोबारा बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, कई तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में कही जाती है। सवाल इसलिए है क्योंकि आप मंत्री रहे, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर भी रहे, क्या इस पर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि जो संदेह व्यक्त किया जाता है वो सही है? देखिए, एक चीज़ आपको मैं तो इसमें बहुत साफ तरीके से कहूँगा कि बीजेपी के प्रति जो मुसलमानों में राजनीतिक असहिष्णुता और स्पृश्यता की बीमारी है, उसका जो है वो खुद मुसलमानों को इलाज करना होगा, अपना खुद अपनी इस बीमारी का इलाज करना होगा। क्योंकि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम ही से निकलेगा। ये जो बीमारी तुमने कांटे के तौर से कर ली है वो ठीक नहीं। देखिए, आप अभी देखें, अगर आप आज जो है 12 साल हो रहा है, इन 12 साल में केंद्र में जो है वो मोदी जी हैं, राज्यों में लगभग 70% 75% राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। किसी भी राज्य में विकास के लिए किसी भी तरह की कंजूसी बीजेपी ने या एनडीए ने की हो मुसलमानों के साथ, तो बताओ आप। विकास में आपने वोटों में कंजूसी के बावजूद भी विकास में कमी नहीं होने दी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि आपने एक माइंडसेट बना लिया है। मैं तो बार बार मुसलमानों के बीच में भी कहता हूँ कि भैया, तुम जो है वो अपने सिख भाई बहनों से जो है वो सबक लो। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के समय में उनका नरसंहार किया गया, 84 के दंगे रहे हों, गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार रहा हो या और भी चीज़ें, लेकिन सिख समुदाय ने जो है उसको एक दरकिनार करके और आज जो है वो कांग्रेस के साथ जो है वो सरकार भी बना रही है, उनको जिता भी रही है और उनके साथ भी खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। बीजेपी ने तो सारी कोशिशें की, अटल जी से लेकर के और मोदी जी तक का देखें आप, तो पूरी तरह से बीजेपी जो है मजबूती से कर रही है। और पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो, अनूप जी, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो मोदी जी को नवाज रहा है, मोदी जी का सम्मान कर रहा है। और यहाँ के जो इस्लामिक कटमुल्ला हैं वो कहते हैं नहीं जी, मोदी के जो है कब्र खो देंगे हम। अरे भैया, इस मानसिकता से बाहर निकलो। नहीं, लेकिन जो आप मुस्लिम कटमुल्ला की बात कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, ये समस्या? देखिए, हैं तो वो बहुत मुट्ठी भर लोग, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं कि उनका जो जहर है उसका असर जो है वो समाज के कई बड़े पैमाने पे, बड़े हिस्से में फैल जाता है।
और इसीलिए मैंने कहा कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। तो इस स्पर्शिता और असहिष्णुता की जो बीजेपी के प्रति बीमारी है, उसको तुम्हें ख़त्म करना होगा। मैं चुनाव लड़ा, मैं भी 5-5, 6-6 चुनाव इसी बीजेपी से लड़ा हूँ मैं। जी। जीता भी हूँ, हारा भी हूँ। लेकिन जब कोई भी होगा, मैं तो चलो ठीक है, मैं तो नहीं कहूँगा किसी को, लेकिन जब और पार्टी के लोग कहते हैं, कभी मुझसे भी कहते हैं साहब इतना हम लोग करते हैं लेकिन हमें वोट क्यों नहीं मिलता, तो मैं तो उनको ये कहता हूँ, अरे भाई तो सभी थोड़ी वोट दे देते हैं, सभी हिंदू ही तुमको थोड़ी वोट दे रहे हैं। तो इसलिए जो है वो क्या है कि अपने को बहला लेता हूँ। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस सोच से बाहर, क्योंकि एक्चुअली जिस तरह से बेदर्दी और बेशर्मी के साथ छद्म सेकुलर सिंडिकेट ने मुसलमानों का राजनीतिक दोहन भी किया और शोषण भी किया, और दिया कुछ नहीं, थोक में वोट लिया और फुटकर में भी विकास नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो है पीछे पीछे भाग रहे हैं, और बीजेपी हराओ की जो उनकी रिवाज है और मिजाज है उसी के रास्ते चल रहे हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं। नकवी साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में एक नो कॉन्फिडेंस है मोदी सरकार को लेकर या बीजेपी को लेकर, इसका खामियाजा बीजेपी के उन नेताओं को भी भुगतना पड़ा जो बीजेपी के एक समय बहुत बड़े नेता होते थे? आपको लगता है ऐसा? क्यों नहीं? देखो क्या, एक बात बताओ आप कि मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी के प्रति जो आपने क्या कहा कि शब्द असहिष्णुता या जो भी, मतलब जी। सभी मुसलमानों में नहीं है, लेकिन वोट के टाइम में है। वोट के टाइम में कहते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे वोट, और उसका नेचुरली होगा। उसका ये होगा कि भाई वो पार्टी सोचती है कि भाई ऐसा है कि हम मुस्लिम समाज के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो हमसे ये हर दिन दूर होता जाता है, हर दिन हमारे प्रति जो है। अब उसके लिए लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पर जो है लिंचिंग हो गई, यहाँ पर जो है वो, तो क्या ये पहले हो रहा, अभी हो रहा है क्या? कांग्रेस के समय में कौन सा ऐसा दिन होता था जिस दिन जो है वो किसी न किसी देश के हिस्से में सांप्रदायिक उन्माद और दंगे नहीं होते थे? हज़ारों जो है, कभी भागलपुर में जो है हत्याएं हो रही होती थी, तो कभी भिवंडी में हो रही होती थी, तो कभी जो है वो मलियाना में हो रही थी, तो होती थी, तो कहीं मेरठ में होती थी, तो कहीं अलीगढ़ होती थी। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ पर जो है वो इस दंगों में और इस सांप्रदायिक उन्माद में जो है वो बेकसूर लोग जो है मारे नहीं जाते थे। अब तो कोई ऐसा इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जी। तो इस तरह के जो बलवाई और बकैत और बाहुबली हैं वो उनकी धुनाई और थुकाई हो रही है ताकि समाज की भलाई हो सके। मतलब इसकी वजह से जो मुस्लिम नेता हैं उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये आप मान रहे हैं? क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा साहब? नहीं, इस सवाल इसलिए है नकवी साहब कि अब धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही है, अभी सांसद नहीं है, सवाल खड़े होते हैं। तो यानी कि पार्टी को भी ये लगने लगा है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग अगर छिटक रहे हैं इतना करने के बावजूद, तो इनको तो मुस्लिम भैया नेता- जितना चावल उतना भात, जितना आटा उतनी रोटी। मलाल है इस बात का आपको? नहीं, मुझे मलाल नहीं। मैं तो क्या है, मैं मजबूती के साथ पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हैं, लेकिन अफसोस इसलिए है कि बीजेपी ने विकास में कमी नहीं की, लेकिन वोट में अभी भी कंजूसी चली आ रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, ज़मीन माँ है ज़मीन को दगा नहीं देंगे, रवायतों की सफ़ेद तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे हैं तुमको जगह नहीं देंगे। तो अगर तुम उस रवायत में चलते रहोगे, उसी मिजाज और रिवाज में चलते रहोगे कि हमें बीजेपी को हराना है, किसी को भी हम अपना वोट जो है गड्ढे में डाल देंगे, तो फिर आप गड्ढे में आपकी पूरी की पूरी सोच और सियासत चल जाएगी। नकवी साहब, एक सवाल है कि पिछले दिनों सरकार ने, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला उन्होंने किया, लेकिन हमने भी देखा कि जब मुस्लिम नेताओं से वंदे मातरम को लेकर जब सवाल किए गए, बोलने को लेकर सवाल किए, तो विरोध ही दिखा उन लोगों में। आपको लगता है कि मुस्लिम और वंदे मातरम को लेकर कोई परहेज है, किसी देखिए, तरह एक की चीज़ कोई मैं दिक्कत है? जी बहुत स्पष्ट कहूँ आपके इस पॉडकास्ट में, वंदे मातरम गाने से कोई जो है वो राष्ट्रवादी नहीं हो जाएगा, राष्ट्रवाद का उसको प्रमाण पत्र नहीं मिल जाएगा। लेकिन वंदे मातरम का विरोध करने से जो है वो उसकी राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। हम नहीं मानते कि हमने वंदे मातरम गा लिया तो मुझे राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र मिल गया, तंगवा लेकर के हम घूमेंगे। लेकिन वंदे मातरम के विरोध की जो मानसिकता है
वो मानसिकता मुस्लिम लीग की मानसिकता है। वो मानसिकता जो है वो आज़ादी के समय वो मानसिकता है जिसने कि विभाजक की विभीषिका का माहौल बनाया था, और जिसका कि दर्द आज भी देश जो है वो झेल रहा है। एक सवाल है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, अब नवरात्रा आएगा और हम अक्सर हाँ देखते आ रहे हैं नकवी साहब कि जब रमज़ान और नवरात्रा आता है तो कोई ना कोई नेता जो हैं वो अजीबोगरीब बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, चाहे वो हिंदू नेता हों या फिर मुस्लिम नेता हों? देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये कुछ अनगाइडेड मिसाइल हर समाज में होती हैं। वो जो बोलती हैं वो कोई समाज की वो आवाज़ नहीं होती, समाज की वो सोच नहीं होती। ये कुछ इस तरह की सनकी जो है वो सोच वाले लोग होते रहते हैं, वो हर समाज में होते हैं। आपको इस तरह के लोग जो है वो मुसलमानों में मिलेंगे, इस तरह के लोग जो है वो और समाज में भी मिलेंगे, और इनकी एक ही सोच होती है, एक ही मकसद होता है, एक ही उनका मंशा होता है कि समाज के सौहार्द के ताने बाने को कैसे ध्वस्त करो, कैसे छिन्न भिन्न करो। और अभी तो इसमें मुझे बड़ा अफसोस होने लगा है कि कुछ इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, प्रशासनिक और पुलिस के लोग, ऑफिसर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी की समाज के सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करना है, उनका जो व्यवहार है, जो उनकी भाषा है, वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली है। ऐसे लोगों को भी जो है वो मुझे लगता है कि जो पुलिस की या प्रशासनिक ट्रेनिंग होती है उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि भैया ये सब चीज़ें तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम जो है वो ऐसे अराजक तत्वों, ऐसे उद्दंड तत्वों के सुर में सुर मिला रहे हो जो कि समाज में जो है वो उन्माद और समाज में अराजकता और उद्दंडता फैलाने में लगे हुए हैं। सर, अब बात करते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं में आपका शुमार है लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन सब के साथ आपने काम किया है। हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ आपने बहुत ही घनिष्ठता से काम किया है। कितना अंतर देखते हैं आप जब अटल जी के समय जो बीजेपी पार्टी थी और आज की जो बीजेपी पार्टी है? देखिए, जो है वो बदलाव जो है वो वक्त के साथ होता है और होना भी चाहिए। कोई भी ऐसी जो है वो अगर आप सोचें कि ये सिस्टम आया तो बदलाव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज़ आप देखिए, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी का और बीजेपी की सरकारों का विस्तार है वो बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई पीपुल्स चॉइस है। मोदी जी के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैं राष्ट्रीय मंत्री था, वो महामंत्री थे। बल्कि आप लोग तो उस समय कहा भी करते थे कि आप तो मोदी जी के पीए जैसा कि वो सुबह वो आ जाते मुझे थे। नकवी साहब, मुझे याद है कि जब सुबह हम लोग जाते थे तो एक बार याद आया कि आप बाइट दे रहे थे और अंदर से आया कि जल्दी आ जाइए, जब तो गुजरात के वो मुख्यमंत्री अब होते वो थे। नहीं, गुजरात मुख्यमंत्री से पहले भी जब वो महामंत्री थे तो सुबह हम ही दोनों मिलते थे, और वो फिर जो है वो जो भी दिन में घटना या उससे पहले की घटना उसको जो है वो बोलते थे, मैं उसको लिखता था। फिर वो प्रवक्ता भी थे वो, और डेली नहीं बोलते, प्रेस करते थे वो, हफ्ते में 1-2 दिन करते थे। लेकिन प्रेस भी उस समय आप जैसे बहुत दिग्गज लोग होते थे जो एकदम धज्जियाँ उड़ाते रहते थे, तो वो था। और उसके बाद जो है वो एक ऐसा भी दौर आया कि जब गुजरात में जो है वो जो एक घटना हुई जो गोधरा के बाद, उसको लेकर के कई तरह के उनके ऊपर अटैक हुए, कई तरह के तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो राजनीतिक असहिष्णुता, स्पृश्यता और साथ ही साथ साजिशों के ताने बाने को ध्वस्त करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो एक बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव शख्सियत तो है ही, एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल शख्सियत है वो। और उनके दिमाग में कभी जो है वो सांप्रदायिकता, ये धर्म, ये जाति, ये कास्ट, ये कम्युनिटी, ये नहीं रहा है। ये मैं शुरू से जानता हूँ, इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कम लोग होंगे जो इतना करीब मोदी जी के साथ काम करने का जिनका कि मौका रहा हो, चाहे वो महामंत्री के नाते। और जब गुजरात में भी था तो मैं हर हफ्ते में, हर 15 दिन में मैं अहमदाबाद जाता था और
हम लोग मिलते थे, बात करते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अभी बात होती है आपकी लगा? हाँ हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। बात होती है, लेकिन अभी नकवी साहब ना आप सरकार में हैं ना आप संगठन में हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा आगे कैसे आप देखते हैं अपने आप को बीजेपी में? देखिए, ऐसा है कि एक चीज़ आपको समझना होगा, आप ये कभी मत सोचिए कि आप जो है वो पद के साथ ही जो है सब कुछ है। आज जो है वो आपकी पहचान, चाहे वो कैबिनेट में रहा हो, चाहे वो पार्टी के सभी पदों पे महामंत्री भी था, उपाध्यक्ष भी था, चुनाव समिति का सेक्रेटरी भी था, सब कुछ जितनी जिम्मेदारी पार्टी ने दी सबको निभाने की कोशिश की। इसलिए मैं मानता हूँ कि आपको जो है वो फिर से कोई जिम्मेदारी दे रहा, आपको जो आपकी पहचान बनी है उस पहचान का उपयोग समाज और पार्टी के लिए कर सके, उसमें मैं लगा रहता हूँ। नहीं तो अभी अगर आपको जिम्मेवारी संगठन में दी जाएगी अगर, तो आप लेंगे? क्योंकि अभी आप देखिए, जहाँ पर भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं ज़रूर उस जिम्मेदारी को जो है वो जो अपेक्षा हो गया नेतृत्व की उसके साथ पूरा करूँगा, और जिम्मेदारी जो भी होगी मैं तो 27 अभी जो 29 का चुनाव है, मुझे पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। कहाँ से लड़ूंगा वो पार्टी तय करेगी, लेकिन मेरा मानना है कि सक्रिय पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम में, मैंने पार्टी के बड़े नेतृत्व को भी कहा है कि मैं भी 5-10 साल सक्रिय राजनीतिक सिस्टम में रहना चाहता हूँ। एक होता है कि भाई ठीक है आपको एक सेरेमोनियल पोस्ट मिल गई, एक होता है कि आप एक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम में रहिए। तो मैं एक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम में रहना चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं इससे संतुष्ट हूँ। क्योंकि एक होता है ना कि एक तो हो गया कि आपको सेरेमोनियल मिल गई, आप बंद कमरे में हो गए, न आपसे मिल मतलब खुल के, मतलब आप नहीं चाहते कि आपको गवर्नर या कुछ ऐसा नहीं, मैं पोस्ट दिया जाए, आप नहीं, चाहते हैं कि चुनाव आप लड़ेंगे? मैं एक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम में, एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ में अभी रहना चाहता हूँ। मतलब आप चाहते हैं कि पार्टी अगर आपको लोकसभा से चुनाव लड़ाती है तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। मैं कोई पहली बार थोड़ी है, मैं तो लड़ा भी हूँ, हारा भी हूँ, जीता भी हूँ, सब कुछ किया है। और ऐसे समय में मैं जो लड़ा हूँ जबकि बीजेपी को सोचता ही नहीं था कोई, क्या क्या सोचता था कोई। अभी आज से 30-40 साल पहले, 35 साल पहले, 91 में कभी किसी ने सोचा था क्या कि बीजेपी की सरकारें भी बन जाएंगी? बीजेपी का एमपी पहले सोचते ही नहीं था कि एमएलए होगा, एमपी होगा कोई। लेकिन जब भी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, और बहुत कम, मैं 17 साल की उम्र से जो है मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, और अभी मेरी कोशिश है कि 1 दशक और मजबूती से अगर ऊपर वाले ने जिंदा रखा तो करूँगा। सर एक सवाल है कि राजनेता के अलावा मैंने देखा कि आप लिखते बहुत अच्छे हैं, लेखक बहुत अच्छे हैं, आपकी और क्या हॉबी रही है इसके अलावा? क्योंकि देखिए, राजनीति मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ है, मैं किताबें अभी भी मुझे शौक़ है। मैं जो अच्छी किताबें हैं वो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे और भी भाषाओं की हो, मैं उनको जो है पढ़ता भी हूँ और लिखता भी हूँ। अभी भी मैं जो है वो एक किताब मेरी अभी अधूरी है। मैंने इससे पहले भी जो है वो आपने देखा होगा, दंगा है, राजलीला है, साइबर सुपारी है, और अभी मेरी एक किताब चल रही है, वो बहुत ऐतिहासिक किताब है, वो रावलपिंडी करके है वो। अच्छा। तो वो जल्दी ही जो है वो आप देखेंगे तो उसमें दुनिया समझती है कि कितना उसमें क्या क्या नरसंहार और क्या क्या कत्लेआम हुए थे आज़ादी से पहले के, और वो है एक अच्छी। नकवी साहब एक सवाल बहुत लाजमी है कि अगर हमारे परिवार वाले भी देखते हैं, हमारे मित्र देखते हैं, तो एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आप जब 15 साल पहले नकवी साहब को आपने देखा होगा और आज देखते हैं, तो नकवी साहब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आप में बहुत बदलाव हुआ है। तो ये जो आप फिट रहते हैं, बहुत जितना आपको देखते हैं चेहरे में चमक वही आपको दिखता, चाहे वो 15 साल 20 साल पहले जिन्होंने भी आपको देखा हो, आज आप है, तो इसमें क्या करते हैं? देखिए, मैं कोई कहे कि मैं बड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बड़ा जो है वो खाने पे अपने बहुत वो नियंत्रण रखता हूँ, ये सब कुछ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपने जीवन में संतुष्टि, खुद आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। आप जो है वो कभी ये नहीं कि जब मुझे ये मिला ये नहीं मिला, जो मिला वो उसको जो है वो आप उसको खुशी के साथ
उसको उसकी यादों को लेकर के आगे आगे बढ़िए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कभी आप कुंठा मत करिए। मेरा मानना है कि बहुत से लोग होते हैं कि साहब आपने आप खुद आपका अनुभव होगा, मैं इतने वर्षों से आप जानते हैं, या और भी जो पत्रकार बंधु हैं, जो और भी समाज के लोग हैं, आज तक मैंने कभी किसी के बारे में बुराई नहीं की, कभी किसी के बारे में जो है वो कोई साजिशों जैसी बातें नहीं करी। मुझे तो एक बहुत वरिष्ठ हमारे लीडर हैं, वो अक्सर पूछते थे कि भाई ये तो मैं सबकी कहता था, तारीफ़ करता था कि भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये ठीक है। तो बोले तुम तो सबकी तारीफ़ करते हो। तो हम उनसे कहते थे जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। क्योंकि आपके दिमाग में, आपके सर पर जो ऐसे ही इतने टेंशन है, मैं आपको और 4-6 टेंशन बता दूँ तो इसलिए जो है वो खुश रहिए और न किसी को जो है वो परेशान करिए, ना खुद परेशान होइए। नहीं, लेकिन ये ठीक है, आपने जो लेकिन वेट कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं, ये तो आपको बताना देखिए, पड़ेगा। आपको एक्टिव रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। एक्टिव जो है वो फिज़िकली भी रहना होगा और मेंटली भी रहना होगा। और ये बात सही है कि ज़बरदस्ती जो है वो आप अपने पेट को जो है वो भंडार मत बनाइए, जो है डस्टबिन मत बनाइए। जो आपको अच्छा लगे कोई चीज़ छोड़िए नहीं, किसी चीज़ से परहेज़ मत करिए, लेकिन आपने उसको डस्टबिन आप बना लेंगे तो फिर तो आपका क्या हश्र होगा समझ लीजिए। उससे जो गैस निकलेगी वो तो फिर आपको बॉडी को बर्बाद करेगी। आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, तो फिल्मी दुनिया के लोगों से भी आपके बहुत अच्छे संबंध थे, तो बताएंगे कि आपके अभी भी कौन कौन है, से सभी बहुत अच्छे से सभी से दोस्ती हैं? संबंध है। जब मैं आईएनबी मिनिस्टर हुआ तो उस वक्त तो खैर तूती बोलती थी। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का मतलब आपका जो टेलीविज़न तो बहुत कम आए थे उस वक्त तक, 98 में। और उस वक्त जो सबसे बड़ी डिमांड हुआ करती थी फिल्म इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा देने की। जी। तो उस अटल जी से उसमें बात करी और वो बहरहाल फिल्म को इस उद्योग का दर्जा मिला। और उसी समय पे जो है वो डीटीएच की एक बहुत शुरुआती दौर था वो। भारत में विरोध होने लगा कि साहब डीटीएच को अलाउ मत करिए, अगर कर दिया तो घर घर जो है अश्लीलता परोसी जाएगी। लेकिन उसी समय मुझे सौभाग्य है कि उस समय डीटीएच भी अटल जी के नेतृत्व में जो है वो अलाउ किया गया उसी समय। तो और कई भी जो फैसले हुए। अब देखिए, अब आप ही का है, अब ओटीटी भी आ गया और अश्लीलता है, अभी अभी अश्लीलता है। कि अश्लीलता जो अभी फिल्में देखते हैं आप नकवी साहब? हाँ, मैं तो कोई आप बताइए पसंदीदा फिल्म जो आपने देखा हो अभी हाल फिलहाल? देखिए, मैं तो क्या है, जितनी वक्त मिलता है देखते हैं। अभी जो है, अभी जो ये स्टोरी आने लगी है ना कि कराची स्टोरी, तो केरला स्टोरी, तो बंगाल स्टोरी, इसने जो है वो फिल्मों का स्तर जो है पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है। अदरवाइज़ फिल्मों में बहुत अच्छे फिल्मकार भी हैं, बहुत अच्छे देखने वाले भी हैं और दिखाने वाले भी हैं। अभी आपने फिल्में देखी है कोई, एक दो अगर बताएं अच्छा सर? मैंने अभी बीच में जो है वो अभी फिल्म सिनेमा हॉल में तो देखने का मेरा वो नहीं मिला। तारे ज़मीन पे फिल्म खाली अकेली फिल्म थी जो मैंने सिनेमा हॉल में जाके देखी थी। उसके अलावा तो और देखते रहते हैं, टीवी वगैरह पे देख लेते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ पता चली थी कि आप उत्तर कोरिया गए थे और वहाँ जो अभी राष्ट्रपति हैं किम जो हूँ, उनके पिता से आपकी मुलाकात हुई। तो ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है और बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तर कोरिया, हालांकि आप जानते हैं कि इतना आइसोलेटेड कंट्री है, कोई जाता नहीं है। ऐसा तो पूरी कहानी आप अगर क्या बताएं। है कि वो वहाँ पर जो है वो एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो मुझे उनका इनविटेशन भी था। मुझे कहा गया कि आप जाइए उसका इनाग्रेशन में। खैर मैं गया। मुझे इतना बिल्कुल नहीं मालूम था कि उत्तर कोरिया इतना क्लोज कंट्री है, इतना ख़तरनाक कंट्री है। जो अभी हैं उनके फादर थे उस समय, और उनके फादर भी जो है वो अभी तक उनकी जो है वो बॉडी वैसे ही उन्होंने प्रिजर्व की। वहाँ कोई धर्म नहीं है, जैसे चाइना में कोई धर्म नहीं है वैसे ही वहाँ पे कोई धर्म वगैरह नहीं। किसी का फ़ोटो भी आपको नहीं मिलेगा वहाँ उत्तर कोरिया में। मुझे कहा भी गया कि साहब आप सरकार के बारे में अगर कोई चीज़ सुनिए तो बोलिए नहीं। बगिंग बहुत थी उनकी, चारों तरफ वो लगे रहते थे। फिर मैं उसी बीच में मेरा क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने उनसे पूछा भी था बातचीत में। मैंने कहा भाई आप जो मिसाइल बना रहे हैं वो मिसाइल आप हम पाकिस्तान को दे रहे हैं और भी आतंकवादी ले जाते हैं,
उससे तो पूरी दुनिया में जो है वो खून खराबा कर रहे हैं वो। तो उन्होंने जो जवाब दिया था उस समय, उनका सो व्हाट, हम बेच रहे हैं, तुम्हें लेना हो तुम भी लो, किसने मना किया है तुमको, हम तो सबके लिए खोल रखा है। तो वो उस समय अभी भी वैसे ही लगभग है उसका, वो अभी भी, मैं आई थिंक कि मैं लास्ट मिनिस्टर था जो वहाँ उत्तर कोरिया गया। नकवी साहब, आपने समय लेकिन निकाला। इस बीच में अगर एक चीज़ आप देखें जी, रूप जी, 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 अभी एक यूएस की एक रिपोर्ट, यूएन की एक रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि साहब हिंदुत्व, आरएसएस, इन सारी चीज़ों जी, पे। जी, जी, जी। मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो यूएन की रिपोर्ट का हर 15 दिन में, एक 6 महीने में, एक साल में के इंटरवल पे भारत के ख़िलाफ़ ये असहिष्णुता और भारत फोबिया की बीमारी से ग्रस्त ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग देते रहते हैं, ये एक बहुत ख़तरनाक मानसिकता के साथ है। देखिए, भारत अकेला दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया के सारे धर्मावलंबी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी, सभी रहते हैं। वो अपनी आस्था के साथ और उनके अधिकार जो है पूरी तरह संरक्षित है। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, दुनिया का रहने वाला हर 10 मुसलमान में एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। जी। है, उसकी सारी जो है धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सारे अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन जो लोग अपने देश में रंग भेद नीति पर चुप रहते हैं, जो लोग अपने देश में जो है वो असहिष्णुता पर चुप रहते हैं, जो संगठन इतनी बड़ी तादाद में मासूम बच्चियों की लाश को देख करके कोई ज़बान से इनकी आवाज़ नहीं निकलती, वो भारत को ज्ञान देते हैं। भारत आज सेकुलर और पंथ निरपेक्ष सिर्फ इसलिए है कि भारत का जो है वो बहुसंख्यक हिंदू है। और आरएसएस पर जो प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संतु निरामया के संकल्प के साथ और सोच के साथ आरएसएस काम कर रही है। आरएसएस के प्रति जो ये दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार का दौर है, ये दशकों चला है, उसको वो दरकिनार करके आगे बढ़ते रहे। तो इस तरह के ये रिपोर्टों के ज़रिए जो है वो, मैं नहीं लगता कि कोई जो है वो भारत की जो सोच है और भारत की जो ताकत है और भारत का जो वजूद है उस पर कोई असर पड़ेगा। नकवी साहब, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।